हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष चौहान। और आज हम लोग करने वाले क्लास 9 केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाने वाले, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं उन्हें उन्हें अपनी नोट्स में पूरे अच्छी तरीके से कवर करके रखा हुआ है। जो चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो देखो यार, पहले पहले के जो जितने भी एंशियंट साइंटिस्ट थे, जितने भी फिलोसफर्स थे, वो लोग जो थे अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। तो वो ऑब्जर्व करते थे तो उन्हें क्लासिफाई भी करते थे। तो देखो, हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने क्लासिफाई किया जितने भी हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं जिन्हें हम आज मैटर कहते हैं, जिसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मैटर के बारे में। तो उन्होंने इन्हें पांच ग्रुप्स में डिवाइड किया। वो पांच ग्रुप्स क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ठीक है। और फिर जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे, मतलब आजकल के साइंटिस्ट जो क्लासिफाई करते हैं हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, उन्हें दो प्रॉपर्टी पे क्लासिफाई करते हैं। पहली प्रॉपर्टी फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्लासिफाई करते हैं, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है। तो देखो यार, हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली अपीयरेंस को डील करता है, उसके शेप को डील करता है, साइज, वॉल्यूम, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। ऐसे कि रिलेट करने के लिए वो मोटा है, क्यों? उसका फिजिक मतलब बुली नहीं कर रहा हूँ किसी को। तो जैसे वो मोटा है तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो मोटा है, वो पतला है। ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी में उसके कंपोजिशन में, जैसे कि क्या, H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स है, कितने सल्फर के एटम्स है, ये सब चीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम कंपोजिशन को डील करते हैं। ठीक है। तो अगले जो 3 चैप्टर है केमिस्ट्री के, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, उसमें आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले, लेकिन ये चैप्टर में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना कोई देरी के आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, अपने आसपास देखो क्या दिख रहा है। टेबल, चेयर, फर्नीचर, ये सब दिख रहा होगा। फील भी करो क्या दिख रहा है। अब कोई एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग मत फील करने लगना, मुझे प्यार है, मुझे डर लग रहा है। फील करो क्या फील हो रहा है। हाँ, एयर फील हो रहा होगा। ठीक है। तो फील वन मैंने यहाँ इसीलिए डाला है, एयर को हम लोग भूल जाते हैं। तो फील करो एयर फील हो रहा है। और फिर जितने भी फर्नीचर वर्नीचर रखे हुए हैं तुम्हारे आसपास, कोई लिक्विड है तो उसे भी देख लो। ठीक है। तो इन सब का शेप, साइज़, वैरायटी ऑफ शेप्स और साइज़ के हैं। ठीक है। इनफैक्ट एयर का तो कोई शेप और साइज़ ही नहीं है। ठीक है। तो इन सब में क्या कॉमन क्या है? सोचो, सोच लिया? तो देखो, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, तुम ऑब्जर्व करो कि ये सब जो है ना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और ये सब का कुछ मास है, कुछ वजन है। ठीक है। तो देखो, स्पेस ऑक्यूपाई समझ रहे हो ना, कि ये लोग कुछ जगह छेकते हैं। जैसे कि तुम्हारे घर में फ्रिज रखा हुआ है तो फ्रिज कुछ जगह छेक रहा है। ठीक है। और इन सब का कुछ मास है। अब तुम बोलोगे कि यार पानी का तो हमने मान लिया कि पानी कुछ, एक सेकेंड यार। हाँ, तो पानी का तो हम, तुम लोग बोलोगे कि पानी का हमने मान लिया कि वो सब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि पानी को बाल्टी में रखोगे स्पेस ऑक्यूपाई कर किया ना। और फिर उसका कुछ मास भी है। सिमिलरली तुम सॉलिड में भी इजीली मान लो कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब जगह छेक रहा है, और उसका कुछ मास है, वजन है। ठीक है। तो ऑक्यूपाई स्पेस को तुम यहाँ पे वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हो, वॉल्यूम। तो देखो यार, इनका भी वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का, ये भी, और मास भी होता है। अब देखो, तुम लोग पूछोगे यार, एयर एयर का वॉल्यूम, मास, एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये चीज़ थोड़ी पच नहीं रही होगी। तो देखो, बैलून, जब तुम बैलून फुलाते हो तो वो क्या करता है? बैलून में एयर तुम भरते हो तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। तो स्पेस ऑक्यूपाई किया, और उसका भी कुछ मास होता है, एयर का भी कुछ मास होता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा एयर को कलेक्ट करके रख दोगे तो उसका भी कुछ मास होगा। ठीक है। तो ये मैं तुम्हें सॉलिड, लिक्विड और गैस का तुम्हें ऊपर ऊपर तो नॉलेज होगा ही, आगे में से बहुत ही डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी बस सॉलिड, लिक्विड, गैस दिमाग में रखना। ठीक है। तो इसका ऊपर ऊपर तुम्हें नॉलेज होगा ही, सॉलिड किसे कहते हैं, ये वाटर लिक्विड का एग्जांपल हो गया, ये जो एयर है ये गैस का एग्जांपल हो गया, और ये सॉलिड का एग्जांपल हो गया। ठीक है। तो देखो,
वी टर्म ऑल ऑफ देम एज मैटर। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। तो हमने क्या देखा, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, उनके पास कुछ, उनका कुछ मास है, उनका कुछ वजन है, ठीक है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। अब देखो फॉर एग्जांपल चेयर, एयर, ये सब मैटर के एग्जांपल है। अब तुम बोलोगे स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो देखो स्मेल ऑफ परफ्यूम बहुत ही घुमाने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसे दिमाग खोल के सुनो। अगर तुम्हें बोल दे कोई चीज़ का कि स्मेल है, तो स्मेल पूछ ले कि ये मैटर है या नहीं। स्मेल पार्टिकुलर स्मेल, बस स्मेल, तो तुम उसे मैटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्मेल भाई देखो ऐसा चीज़ है कि स्मेल किसी सबके लिए अलग वैरी कर सकती है। किसी को स्मेल अच्छी लगती है, अच्छा स्मेल, बुरा स्मेल। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है, साइंस इन्हें नहीं मानता है। लेकिन अगर तुम्हें कोई पार्टिकुलर चीज़ का स्मेल बोले, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ फूड, तो वो मैटर हो जाएगा। मैटर क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम में क्या है कि जो परफ्यूम के छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट है। ये चीज़ श्योरिटी है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बारे में आगे डिस्कस करते हैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो ये श्योरिटी है कि इस पार्टिकल्स है, इसीलिए वो मैटर है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो हम लोग इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा हम बता ही चुके कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो यार, एनसीईआरटी में तुम्हारे शुरुआत में एक शुरुआती ही पेज में इस चैप्टर के एक एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। चलो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका दो दो तरह के थॉट प्रिवेल करते थे, ठीक है। तो दो ग्रुप में बांट देते हैं। एक साइंटिस्ट का मानना था कि जितने भी मैटर्स हैं, जितना भी मैटर है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब क्या है? एक ब्लॉक मान लो, वुड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, उस तरह से कंटिन्यूअस है। और दूसरे ग्रुप का मानना था कि मैटर छोटे छोटे सेल लाइक पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन दिया हुआ है तो समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक का मानना था कि मैटर कंटिन्यूअस है, और दूसरे ग्रुप का मानना था कि मैटर पार्टिकुलेट, मतलब पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो फिर जब साइंस इवॉल्व हुआ, साइंटिस्ट जब माइक्रोस्कोप सबका इन्वेंशन हुआ, तो उसके बाद हमें ये पता चला कि जो सेकेंड ग्रुप वाले लोग थे वो सही थे। तो कैसे सही थे, इसे हम इस एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। तो देखो इसके लिए क्या किया गया। ये बहुत ही सिंपल बीकर शरबत बनाने वाला एक्सपेरिमेंट है। देखो इसमें पहले एक बीकर में वाटर ले लिया गया, ठीक है, और वाटर का लेवल चेक कर लिया गया। उसके बाद उसमें चीनी मिलाया गया, ठीक है। उसके बाद चीनी मिलाने के बाद उसे स्टर किया गया, मिलाया गया, और उसके बाद उसका फिर लेवल चेक कर लिया गया, ठीक है। तो ये फाउंड हुआ कि दोनों टाइम उसका लेवल सेम था। अब यार तुम ही बताओ, अगर कॉन्टीन्यूस होता मैटर, अगर मैटर कंटिन्यूस होता तो ये जो वाटर का कंटिन्यूस ब्लॉक तुम बोल सकते हो, उसके ऊपर जो शुगर का कंटिन्यूस ब्लॉक्स है वो सब रखा जाता, वो सब रखा जाता, तो इसका लेवल बढ़ना चाहिए। मतलब रिलेट कर पा रहे हो ना कि कंटिन्यूस चीज़ में, अगर कोई कंटिन्यूस चीज़ में कंटिन्यूस चीज़ मिले, मतलब ब्लॉक पे ऊपर ब्लॉक रखे, तो उसका लेवल तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे क्या हमें पता चला कि ये जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे इनका मानना गलत था, ठीक है। और जो सेकेंड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जो बोलते थे कि मैटर पार्टिकुलेट नेचर का है, पार्टिकुलेट नेचर का है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, वो यहाँ सही हो गए। क्यों सही हो गए? तो जहाँ मैं इसके मैटर जिस पार्टिकल से मिलके बने उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो अभी बच्चा समझ लो कि ये जो कॉन्टीन्यूस ग्रुप वाले थे वो तो गलत हो गए, ठीक है। तो देखो, तो मैटर मैटर जो है वो वेरी वेरी टेनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, वो हमने जस्ट अभी देखा, ठीक है, कि ये पार्टिकुलेट है, ठीक है, मैटर, ठीक है। तो जो ये तीनी तीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो इसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं इतने छोटे हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये कितने छोटे हैं। तो देखो ये इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट से समझते हो तो दिमाग में रहता है, इसीलिए दिमाग खोल के बैठो, एक्सपेरिमेंट देखो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखो 100 ml ऑफ वाटर को ले लिया गया, और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कलर इम्पार्ट करता है लिक्विड में, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट मिला देगा, दो क्रिस्टल, दो छोटे छोटे टुकड़े मिला दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट के,
इस बीकर में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया गया, इसे मिलने दिया गया। उसके बाद फिर एक टेस्ट ट्यूब लिया गया 10 ml, और इससे 10 ml निकाल के जो नेक्स्ट बीकर है उसमें मिलाया गया, और ऐसा किया गया 8 टाइम्स, ठीक है। ऐसा 8 टाइम्स किया गया, ठीक है। 8 टाइम्स करने के बाद भी जो कलर था वो स्टिल विजिबल था। तो तुम समझ पा रहे हो कि ये छोटे छोटे क्रिस्टल, बस 2 क्रिस्टल 8 बीकर में कलर इम्पार्ट कर रहे हैं। भले ही कलर बहुत ही हल्का हो गया है, फेंट हो गया है, लेकिन कलर इम्पार्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि बहुत तीनी तीनी पार्टिकल से मिलके बना है मैटर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये टॉपिक उम्मीद है समझ गए होगे कि टीनी टीनी पार्टिकल से मिलकर बना। और अगर इनके एग्जाम में पूछ लेता कि एक्सप्लेन वाई हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, तो तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट यू कैन एक्सप्लेन दिस थ्रू दिस फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कि ये जो है 100 ml वाटर में पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया और फिर कलर इम्पार्ट करते गया तो बस 2 क्रिस्टल इतने सारे बीकर्स में जिसमें वाटर कंटेनर उतने में कलर इम्पार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यार, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये तो मतलब लिख ही लो, आता ही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो हमें पता है कि मैटर जो है वो हमने अभी तक सीख लिया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब जो ये पार्टिकल्स है इनका भी कुछ लक्षण है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो देखते हैं भाई। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये उसका पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यार देखो, ये फिर से आ गया शुगर शरबत बनाने वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। तो देखो यार, तुम तो यार उसमें उस पहले जब हम इसको बताए थे, तो अगर हम यहाँ पे मतलब तुमको बताया था यार कि अगर मैटर कंटिन्यूअस होता, एक मिनट, अगर मैटर कंटिन्यूअस होता, मतलब ये कंटिन्यूअस होता तो इसका लेवल राइज करता, लेकिन ये जो अभी जस्ट एक स्लाइड पहले जो हम शुगर और वाटर वाला एक्सपेरिमेंट है, सेम है, जिसमें कि लेवल सेम रह गया था चीनी मिलाने से पहले भी और चीनी मिलाने के बाद भी, वही एक्सपेरिमेंट। तो उसमें हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन था कि यार चलो मान लिया कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये पार्टिकुलेट है, ठीक है। तो यार ये जो चीनी था वो गया कहाँ, तो यही तो है प्रॉपर्टीज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में वेरी तैनी तैनी स्पेस है, और जो शुगर है वो उसको अपने आप को खुद वहीं एडजस्ट कर लेता है, इसी वजह से उसका लेवल नहीं बढ़ता है। तो अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन होते कि अगर तुम्हें पूछ ले कि अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हाउ कैन यू से दिस, तो तुम ये सिंपल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करके बता सकते हो। और एक ये क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन होता है कि जो शुगर हम मिलाए इसमें वो कहाँ गया, ठीक है। तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट देमसेल्फ बिटवीन द टाइनी इंटर, इसको हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोल सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है। इंटर पार्टिकल स्पेस में खुद को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो, जो ये इंटर पार्टिकल स्पेस है ना, मतलब एक मिनट, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना यार, तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना यार, इसको हम लोग वॉइड्स भी कहते हैं। तो ये एडिशनल नॉलेज रख लो, ठीक है, इन केस कभी काम आ जाए। तो ये जो स्पेस है इन्हें हम लोग वॉइड भी कह सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस भी कह सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है तुम्हें क्लियर हो गया होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चलो अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी भी गौर करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। मूव मतलब क्या कि जैसे ये एक पार्टिकल ऑफ, एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो बैक। तो देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर, जैसे कि ये एक पार्टिकल ऑफ मैटर है, तो ये स्टेबल नहीं है, ये मूव करते रहेगा, अप डाउन बैक फोर्थ, इधर उधर किधर भी मूव करेगा, किधर मूव करेगा आगे डिटेल में तुमको बताएंगे आगे, ठीक है। तो ये मूव करते रहेगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये पार्टिकल ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो देखो, अब तुम इसे भी एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं, सब चीज़ को एक्सपेरिमेंट से समझ रहे हैं। तो देखो,
इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जो होता है वो तुम्हारे जैसे पूजा रूम में पूजा होता है तो वहाँ पे अगरबत्ती रखा रहता है इंसेंस स्टिक, ठीक है। तो उसका जो तुम अपने रूम में बैठे हो फेसबुक चला रहे हो, तुम्हें उसका स्मेल कैसे कैसे पहुँचता है? क्यों? क्योंकि ये जो इंसेंस स्टिक है ये बाइंड होके इसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं एयर के पार्टिकल्स में। तो ये इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं एयर के पार्टिकल्स से, ठीक है। एयर के पार्टिकल से मिक्स हो जाता है और तुमको पता है कि एयर ट्रैवल करता है, एयर फ्लो करता है, ठीक है। तो एयर वो पार्टिकल्स को तुम्हारे नोज़ के पास लाता है, तुम स्मेल कर पाते हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये क्यों हो पाया? अगर अगर मैटर के पार्टिकल्स स्टिल होते, ठीक है, स्टिल होते तो ये मिक्स नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वन सेकेंड। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कंटिन्यूसली मूविंग है डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये जो इंसेंस स्टिक है ये जो एयर से मिक्स हुआ ना, तो इसी को यार कहते हैं डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे। और इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि हॉट थिंग्स डिफ्यूज फास्टर देन कोल्ड थिंग्स, दैट इज वाई स्मेल ऑफ फूड विच इज़ बीइंग कुक्ड इन योर किचन रीचेस यू इजीली। तो देखो यार, इसमें पहले तुमको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट रहता है। तो देखो पार्टिकल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, तो देखो एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इस मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी आती है जिससे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो हॉट थिंग्स होती है ना यार, तो हॉट थिंग्स का जो देखो हॉट थिंग्स होता है तो उसका ये चीज़ होता है कि हॉट थिंग्स से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। तो हॉट थिंग्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, इससे क्या मतलब है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूव करने लगते हैं। जिधर भी मूव कर रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल है तो इसका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा कि इधर भी जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो हॉट थिंग्स के पार्टिकल्स अगर फास्ट मूव करते हैं इसका मतलब क्या, वो डिफ्यूज़ भी फास्ट करते हैं। मतलब क्या कि वो जो दूसरे दूसरे पार्टिकल है जैसे कि एयर, जो इंसेंस स्टिक का पार्टिकल है वो एयर के पार्टिकल से इंटरमिक्स अच्छे से हो जाता है, ठीक है। एयर मीडियम में अच्छे से इंटरमिक्स हो जाता है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। इसीलिए जो है वो हमारा उसका स्मेल हमारे नाक तक पहुंच पाता है। तो हॉट थिंग्स जो होते हैं मतलब जैसे कि हॉट फूड जो कुक हो रहा है तुम्हारे किचन में वो तुम उसका स्मेल तुम्हें आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन स्मेल ऑफ फूड लेकिन जो ठंडा फूड होता है लेकिन उसका स्मेल तुमको नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स इंटरमिक्स नहीं कर पाते, क्योंकि वो ठंडा फूड है। या पहुंचता है तो थोड़े टाइम बाद पहुंचता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुम आई मतलब हमको बिलीव हो गया कि तुम हैंडल कर लोगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ले लो यार कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है अगर हम उसे कंडीशनली हीट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाता है, इसी वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आगे चल के मैक्सिमम इसी पे डील करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर यार देखो, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स से एक ब्राउनियन मोशन एक एडिशनल टॉपिक है, इसे भी कवर करते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ये एनसीईआरटी में यार देखो गिवन नहीं है, लेकिन एक अच्छा नॉलेज के लिए अच्छा मतलब वो होगा, अच्छा चीज़ है। मतलब हमारे बहुत ही ऑब्जर्वेबल टॉपिक है, हमारे आसपास होते रहता है और एस्टन बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो रॉबर्ट ब्राउन जो एक साइंटिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ब्राउनियन मोशन को डिस्कवर किया। तो ब्राउनियन मोशन में देखो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि एक वाटर होता है ना, वाटर में उन्होंने पॉलन ग्रेन्स डाले। तो देखो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स जो है ना प्लांट्स में पाया जाता है, बहुत ही टाइनी, बहुत ही मतलब बहुत ही नेग्लेजिबल वेट के पार्ट, छोटे छोटे कुछ दाने टाइप के होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो वो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया उन पॉलन ग्रेन्स को तो उन्होंने देखा कि ये पॉलन ग्रेन्स जो है ना इनमें मूवमेंट हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो फिर उन्होंने इस मोशन का कारण बताया और इस मोशन को हम लोग अब इनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इन्होंने खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, हम लोग इस मोशन को उनके रिस्पेक्ट में ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो इस मोशन का कारण पता है क्या निकला? इस मोशन का कारण ये निकला कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो वाटर क्या है? वाटर मैटर है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स है वो भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। तो अगर वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वाटर के पार्टिकल्स जो ये पॉलन ग्रेन्स है वो इनको हिट कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो उनको हिट कर रहे हैं, इसी कारण से वो मूव कर रहा है। तो आई होप समझ रहे हो कि वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और वाटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण वो जो हिट कर रहे हैं इन पॉलन ग्रेन्स को, इसी कारण पॉलन ग्रेन्स में मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो चलो ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन देखते हैं। द रैंडम और जिगजैग मूवमेंट, रैंडम और जिगजैग मूवमेंट, देखो रैंडम मूवमेंट इसको कहते हैं, ठीक है, जीरा मान उठाए, ठीक है। तो देखो रैंडम और जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बिकॉज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन सराउंडिंग मीडियम। तो देखो जैसे कि हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ वो जो पॉलन ग्रेन्स थे उनमें मूवमेंट क्रिएट हुआ, क्योंकि जो सराउंडिंग मीडियम में वाटर थे उसके पार्टिकल्स उन्हें हिट कर रहे थे। ठीक है, अब देखो इसका एक बहुत ही ऑब्जर्वेबल एग्जांपल लेने वाला हूँ जो तुम देखते होगे बहुत ही डेली लाइफ में, बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो जब तुम कोई अंधेरे कमरे में देखते होगे, हल्का सा लाइट आता है सनलाइट, तो उसमें देखते होगे डस्ट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते होगे। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, छोटे डस्ट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते होगे। तो उन डस्ट पार्टिकल्स में तुम देखते होगे कुछ अजीब तरह का मूवमेंट हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं, डस्ट का है एयर में, तो एयर क्या है, एयर भी एक मैटर है। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स थे डस्ट के, उसको कौन हिट कर रहा है? जो एयर है, एयर जो मीडियम है, एयर पार्टिकल्स, अरे यार बहुत घिस पिच हो रहा है। ठीक है, तो समझ जाओ, एयर पार्टिकल्स जो थे वो हिट कर रहे हैं, एयर पार्टिकल्स उन डस्ट पार्टिकल्स को हिट कर रहे हैं, इसी वजह से उनमें मूवमेंट हो रहा है। तो इस टाइप के कोई एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब अब रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें भी तुम आसानी से डील कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ ब्राउनियन मोशन भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब देखो दो प्रॉपर्टी हमने पहले, आप तीसरा प्रॉपर्टी की पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यार तुम देखो, तुम्हारे घर में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड क्यों है, मतलब ये ऐसा क्यों है, ये बह क्यों नहीं जाता, ये ऐसे ऐसे फ्लो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब बह नहीं, ये एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, सॉरी फिर से री एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो यार देखो, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो उन लोग के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप तुम नोटिस करते होगे कि जैसे देखो, जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, वाटर में तुमने हाथ मार दिया, ठीक है, तो वाटर में तुमने हाथ मारा तो थोड़ी देर के लिए वहाँ से वाटर क्लियर हो जाता है, फिर वाटर वापस आके कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और फिर मैं जितने भी एग्जांपल दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने भी एग्जांपल उठाए सारे एनसीईआरटी से उठाए और एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन होते हैं। मेरा कोई मतलब, मैं ये मोटिव नहीं कि एग्ज़ाम में नंबर लाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इतना समझना है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल तवज्जो दे के चलो। ठीक है, तो देखो, हाँ तो बैक टू टॉपिक। तो वो जो पानी में हम लोग हाथ मारते हैं, जैसे पानी से हाथ हिलाते हैं पानी से होते हुए, तो वो वापस पानी वापस वहीं पे आके कलेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फ्रिज है तुम्हारे घर में, या फ्रिज है, छोड़ो कोई और ऑब्जेक्ट ले लो, कुछ भी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो एकदम मतलब स्टेबल पड़ा होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई भी कपबोर्ड है, कोई भी बोर्ड टाइप का चीज़ है, तो वो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी वजह से तो तुमको पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर वाला समझ में आ गया होगा, और इसका भी तुम्हारे पास वो सब एग्जांपल, मतलब अगर तुमको प्रूव करने बोले, बताओ हाउ कैन यू से दैट, ऐसे वाले एग्जांपल, तो एग्जांपल मैंने बहुत सारे दे दिए हैं। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग बेस जितने हम लोग अभी तक तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज थे? एक तो हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और तीसरा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने जितने भी हमारे आसपास के चीज़ हैं उन्हें मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया है। दो और है, दो और क्या है? प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यूजुअली नहीं आते हैं, लेकिन मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासीफाई किया गया, तो हम लोग मेनली इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट में हम लोग वो दो टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यार, सॉलिड, लिक्विड और गैस का इन्वेंशन। तो चलो उस सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ने से पहले मैं तुमको यार कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बहुत ही इजी टर्म्स है। देखो, रिजिडिटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटेन इज शेप। जैसे कि तुम्हारे घर में
कोई भी है, कुछ भी है, ठीक है। जैसे कि कोई बेड ले लो, ठीक है, तो कोई बेड है, ठीक है। तो बेड को अगर तुम एक मुक्का मारते हो तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो रिजिड है, ठीक है। अब यहीं पे तुम क्या ले लेते हो, यहीं पे तुम ले लेते हो वाटर ले लेते हो। तो तुम वाटर से हाथ हाथ मिलाते हुए मतलब पानी को हटा सकते हो, ठीक है। तो पानी का तुमने क्या कर दिया, शेप चेंज कर दिया, ठीक है। पानी जो नॉर्मल शेप में था उसका शेप तुम इजीली चेंज कर सकते हो, तो वो रिजिड नहीं है। और गैस तो बिल्कुल रिजिड नहीं है, ठीक है। तो गैस तो तुम हाथ एयर में हाथ हिलाते हो, बार बार उसका शेप जो नॉर्मल जो उसका वॉल्यूम एक्वायर रहता है वो तुम चेंज कर देते हो, ठीक है। तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो रिजिडिटी आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगी, टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू रिटेन इज सेम। अब दूसरा है फ्लूइडिटी, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लो, बहना, समझा? समझ रहे हो, बहना और कुछ नहीं है। जैसे कि वाटर फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करता है। अब वाटर बेस्ड फ्लूइड है या गैस बेस्ड फ्लूइड है, ये बात आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है। और तीसरा है कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स ऑन अप्लीकेशन ऑफ, ओ तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है यार, एक मिनट, यहाँ पे शेप ऐड कर लेना, ओके। तो यहाँ पे चेंज इट्स शेप ऐड कर लेना, ठीक है। शेप टाइपिंग मिस्टेक के कारण नहीं आया, ठीक है। तो देखो, तो जो ऑब्जेक्ट जो है अपना शेप चेंज कर लेता है ऑन अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो जैसे देखो, तुम कोई चीज़ पे अगर प्रेशर अप्लाई करते हो और वो अपना शेप चेंज कर लेता है, उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि तुम अपने जो बेड है उस पर अगर तुम प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो शेप चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो तुम क्या बोलोगे कि वो कंप्रेसिबल नहीं है। तो फील आ रही है ना यार, समझ में आ रहा है ना। और तुम गैस को, जैसे गैस में हम लोग कंप्रेस नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं, तो गैस में क्या करते हैं, गैस को कलेक्ट करते हैं और उस पर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। प्रेशर लगाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। मतलब क्या, कि पहले इतने वॉल्यूम में गैस था, इतने वॉल्यूम में गैस था, उस पर प्रेशर लगा दिया तो गैस का वॉल्यूम इतना कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो कंप्रेसिबिलिटी यही है। अब देखो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी को बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। और फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो बता चुके हैं पहले भी तुमको, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसमें एक खास टाइप की एनर्जी आ जाती है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज ऑन हीटिंग, जैसे जैसे आप हीट अपना सप्लाई बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यार अब हम डिस्कस करने वाले, कंपैरिजन करने वाले सॉलिड लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टी के बारे में। आप बोलोगे सॉलिड लिक्विड गैस के प्रॉपर्टी के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है? तो यार कंपैरिजन का यही फायदा होता है, कंपैरिजन भी हो जाता है। और सॉलिड लिक्विड गैस को इतने डिटेल में पढ़ लेंगे कि अगर आपसे पार्टिकुलरली सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप 5-5 नंबर के क्वेश्चन में कोई टच भी नहीं करेगा, ऐसे लिख के आ जाओगे, ठीक है। और देखो यार, इतना इतना कॉमन क्वेश्चन है कि लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। तो देखो, सॉलिड का, सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ओहो, वॉल्यूम डिफिनिट होता है, ठीक है। मतलब क्या कि जैसे जैसे आपके घर में कोई भी है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम डिफिनिट है, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई जितना कर रहा है उतना ही कर रहा है, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। और अभी रुको, आगे वाला एग्जाम, आगे वाले लिक्विड और गैस से आप रिलेट कर पाओगे। तो जैसे लिक्विड में देखो, तो लिक्विड में देखो यार, लिक्विड में वॉल्यूम डिफिनिट होता है। जैसे कि अगर आप 1 लीटर का जैसे कोई बोतल है, ठीक है, ठीक है, तो ये बोतल है, ठीक है। ड्राइंग खराब है यार, ठीक है। तो ये बोतल है 1 लीटर का, तो 1 लीटर का बोतल का ये वॉल्यूम फिक्स है कि इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, इसके अंदर का जो लिक्विड होगा इसका वॉल्यूम सेम होगा। अगर आप बोतल को किसी कंटेनर में, टब टाइप कंटेनर में भी बहा देते हो तो भी इसका वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड में डिफिनिट होता है, ठीक है। और गैस में इनडिफिनिट होता है। तो इसे ध्यान से समझना, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते और इस पर क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, अच्छे से समझा रहे हैं, थोड़ा ड्राइंग करने दो यार, ठीक है। तो मैंने एक, तो मैंने देखो एक
एक छोटा सा क्यूब ले लिया, एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया, ठीक है। तो इसमें अगर तुम गैस के पार्टिकल्स को रखते हो, ठीक है, और वही गैस के पार्टिकल्स तुम इसमें ट्रांसफ़र करते हो, तो वो जो जितने इसमें गैस के, ये छोटा ट्यूब है, इतना तो समझ में आ रहा ना, ये वाला छोटा ट्यूब है, ठीक है, ये वाला छोटा ट्यूब है, तो ये इतने ही गैस के पार्टिकल्स अगर तुम इसमें ट्रांसफ़र करते हो इस वाले बड़े वाले कंटेनर में, तो ये जो छोटे वाले गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो छोटे वाले कंटेनर में, वो बड़े वाले जो कंटेनर है उसको भी फुल कर देंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसके पीछे यार मैंने बहुत रिसर्च की थी, क्या होता है बिल्कुल समझ में ही नहीं आया था। देखो, तो गैस में क्या होता है ना कि गैस के जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो फिर से हो गया ये, 1 मिनट। तो गैस के यार जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, गैस के जितने भी पार्टिकल्स, वो तो एक पहली बात कि बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है, और बहुत ही रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन, ठीक है, जिधर मन उधर, ठीक है, इस टाइप का मोशन करते हैं, ठीक है। तो यार देखो, जब वो छोटे कंटेनर में थे, छोटे से कंटेनर में थे, 1 सेकेंड, जब वो छोटे से कंटेनर में थे, तब फिर वो जिगजैग मोशन करके अपने, मतलब वो कंटेनर को फिल कर दे रहे थे। अब वो बड़े से कंटेनर में गए हैं, तो भी उतने ही गैस के पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करके इस कंटेनर को भी फिल कर दे रहा है। तो ये आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो कि इनका वॉल्यूम डिफरेंट नहीं होता है। इसे बहुत कोशिश किया, बहुत डीप में समझाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। और देखो, ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट वॉल्यूम इन डिफरेंट वॉल्यूम, तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, मतलब सॉलिड के केस में देखो कि सॉलिड का डिफरेंट वॉल्यूम क्यों होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब कि ये जो पार्टिकल्स है, फिर से 1 मिनट यार, हाँ, तो ये जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, इनके बीच में जो फोर्स होता है ना, फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन वही आप लिक्विड में ले लो तो ये थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो सॉलिड में सबसे अधिक होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। तो समझ पा रहे होगे क्या, ये जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज़ का थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ना कि दे हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो ये वही है, ठीक है। आप देखो डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मैंने बताया, डिफ्यूजन का मैंने इंटरमिक्सिंग बता ही चुका कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मीडियम, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि सॉलिड लिक्विड या सॉलिड सॉलिड ऐसे ऐसे डिफ्यूज़ होता है। तो देखो सॉलिड का, तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो है ना कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। तो देखो टाइपिंग मिस्टेक है, तो देखो इसे नोट मत करना, ठीक है, इस बस इसको। तो देखो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें मैक्सिम वो बहुत ही सबसे कम डिफ्यूज होते हैं, इसके बारे में बताते हैं क्यों। और फिर जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड से ज़्यादा, और गैस के पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है, देखो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, देखो तुमको ये एक बेसिक फंडा बता रहे हैं, ठीक है, इसको समझ लिया तो सारे प्रॉपर्टी को आसानी से समझ लोगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो यार, सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इतने पास पास होते हैं कि तुमको लगेगा कि ये इनके बीच में नेग्लेजिबल स्पेस रहता है, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े 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 दूर पे होते हैं, ठीक है। तो इनमें स्पेस जो होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो उनमें स्पेस सबसे मैक्सिमम होता है। ये बेसिक चीज़ समझ पा रहे हो कि इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे, सॉलिड में सबसे कम होता है इंटर पार्टिकल स्पेस, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फिर देखो आप इसी के बेसिस पे हम ये डिफ्यूजन मतलब प्रॉपर्टी समझेंगे, ठीक है। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, तो सॉलिड जो होता है ना यार, तो सॉलिड सॉलिड में क्योंकि इंटर पार्टिकल मतलब जो स्पेस है वो कम है, तो ये सॉलिड सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं कर पाते, मतलब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड से डिफ्यूज़ नहीं कर पाता है आसानी से। दूसरा क्या है, लिक्विड में दो लिक्विड मतलब डिफ्यूज़ कर जाते हैं और आसानी से कर जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में जितना स्पेस है वो कंसिडरेबल है, और मतलब जितना है वो काफ़ी है, तो वो लोग डिफ्यूज़ कर देते हैं, और डिफ्यूज़ हायर देन सॉलिड, मतलब जितने सॉलिड डिफ्यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा लिक्विड करते हैं। और देखो गैस का यार, गैस सबसे ज़्यादा हाईली डिफ्यूजिबल होता है, जैसा कि इंसेसिटी के बारे में बताया कि कितने
कितने मतलब जल्दी से ये आपको इंसेंस स्टिक का मतलब अगरबत्ती का वो धुआं का स्मेल आपको आ जाता है, ठीक है। और कॉम्प्रेसिबिलिटी का बात करें तो सॉलिड का कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, मतलब सॉलिड को आप कितना भी प्रेस करो, कितना भी दबाओ, वो नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा, उसका शेप साइज चेंज नहीं होगा, ठीक है। कितना भी प्रेशर लगाओ आप सॉलिड पे। और लिक्विड्स पे आप लिक्विड पे भी लगाओ तो लिक्विड में बहुत स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, तो उसको हम नेग्लिजिबल की कैटेगरी में ही रखते हैं। आप यहाँ पे स्लाइटली कंप्रेसिबल भी लिख सकते हो, ठीक है, स्लाइटली कंप्रेसिबल। उसके बाद फिर ये कॉम्प्रेसिबिलिटी गैस में बहुत हाई होती है, ठीक है। तो गैस में कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, इसी के बेसिस पे सीएनजी बनता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। उसमें क्या करते हैं, गैस को एक कंटेनर में ले लेते हैं, ठीक है। तो सीएनजी छोड़ो, एलपीजी ले लो, एलपीजी से ज़रा रिलेट कर पाओगे। तो एलपीजी जो आपके घर में जो गैस सिलेंडर आती है, तो उसको अगर आप देखोगे हिला के तो आपको लिक्विड लगेगा, क्यों? क्योंकि उसको कंप्रेस कर दिया गया है, जो गैस पार्टिकल्स थे उसको कंप्रेस करके जैसे इतने गैस पार्टिकल्स उसको कंप्रेस करके यहाँ पे ला दिया गया, इतने गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, इतने गैस पार्टिकल्स में कर दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ज़्यादा ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स हम लोग मतलब स्टोर कर पाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंप्रेसिबिलिटी वाला। और फिर रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, तो रिजिडिटी फ्लूइडिटी आपको डिफाइन कर चुके हैं पहले ही। तो सॉलिड या वेरी रिजिड होते हैं और फ्लूइडिटी नहीं होती है। लिक्विड फ्लूइड बहुत लेस रिजिड होते हैं और फिर ईजिली फ्लो करते हैं। और गैस में तो बिल्कुल रिजिड नहीं होते, और सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बेस्ट फ्लूइड होते हैं। आपसे क्वेश्चन ही पूछा था, आंसर भी दे दिया, ठीक है। तो बेस्ट फ्लूइड होते हैं। अब यहाँ डेंसिटी के बारे में देखो तो डेंसिटी सॉलिड का सबसे हाई होता है। डेंसिटी क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या कि आप 3 कप ले लो, ठीक है, 3 कप, ये 3 कप है, ठीक है। ये कप में सॉलिड का कुछ भर दो, जैसे कि आयरन भर दो। 3 कप का वॉल्यूम सेम है, मतलब क्या कि 3 कप का कैपेसिटी सेम है कोई चीज़ स्टोर करने का। इसमें लिक्विड भर दो, इसमें गैस भर दो, ठीक है, एयर तो है ही, ठीक है। तो अब आप तीनों का मास ले, आप इन तीनों में मतलब आप देखो किसका डेंसिटी ज़्यादा है। आपको सिंपली फील आ गया कि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा है, क्यों? घनत्व देखो, सॉलिड का घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मास भी ज़्यादा है कंसिडरेबली, और वॉल्यूम तीनों का सेम है। तो अगर वॉल्यूम क्या होता है, रुको एक मिनट, m/v होता है, रुको क्लियर करके ठीक से समझाते हैं। डेंसिटी बराबर होता है m/v। तीनों जो कंटेनर थे, तीनों जो ग्लास थे, उनका वॉल्यूम सेम था, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो जिसका मास ज़्यादा उसका उसका डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो समझ पा रहे हो डेंसिटी वाला बात कि सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि उनका मास ज़्यादा होता है, इसीलिए। अगर आप कंपैरिजन स्टेट में रखोगे तो, ठीक है। अब शेप के बारे में आते हैं। तो देखो यार, शेप डिफिनिट शेप होता है, जैसे सॉलिड का डिफिनिट शेप बता ही चुके कि सॉलिड का शेप जो है वही रहेगा। और फिर लिक्विड का दोनों था डिफिनिट शेप, ठीक है। तो लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होता, जैसे कि आप लिक्विड को जैसे कि बाल्टी से बोतल से एक बाल्टी में डालोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो बाल्टी का शेप ले लेगा। गैस का तो बिल्कुल ही नहीं, गैस तो पूरे कंटेनर का ही शेप ले लेता है, कंटेनर चेंज होता है। उसके काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एट ए गिवन टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब है कि उसके कितना मूवमेंट करते हैं। तो देखो यार, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपने ही प्लेस पे, ये सॉलिड का बता रहे हैं, अपने ही प्लेस पे बैक फोर्थ एंड बैक, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा मूव करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स एकदम रैंडम मूव करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप ये चीज़, काइनेटिक एनर्जी वाला चीज़। तो ये देखो यार, बहुत डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे इसी पे, और ये अगर समझ गया ना तो चुटकियों में सारे समझ जाओगे, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस, तो इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में सबसे लीस्ट होता है। बता ही चुके कि सॉलिड के स्पेस बहुत डेंसली पैक होते हैं, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही डेंसली कवर होते हैं, मतलब क्या बहुत बगल बगल में होते हैं। लिक्विड में थोड़े लेसर होते हैं, मतलब सॉलिड में, एक मिनट यार, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है इंटर पार्टिकल स्पेस, उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम गैस में, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो ये नौ नौ पैरामीटर्स पे हमने डिफ्रेंशिएट किया सॉलिड लिक्विड गैस को, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हमने पढ़ा कि उनका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट वॉल्यूम होता है, उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं,
और फिर वो बहुत ही कम मूव करते हैं। तो ये सब हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा। तो सॉलिड वाले पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि रबर बैंड भी तो सॉलिड है, तो लेकिन रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उनका शेप चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा है कि डिफरेंट शेप होता है। तो देखो यार, आप जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो फिर उसको वापस वैसे ही छोड़ देते हो ना, तो फिर वो अपना जो ओरिजिनल शेप है उसको एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए वो सॉलिड में आता है, कि शेप चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए वो सॉलिड में आता है, ठीक है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? तो शुगर एंड सॉल्ट को यार ऐसे मत देखो, शुगर एंड सॉल्ट को आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरह देखो, जैसे कि शुगर सॉल्ट को इंडिविजुअली देखो। एक मिनट, तो ये हो गया एक शुगर का ब्लॉक, ठीक है। तो एक शुगर का ब्लॉक को अगर आप इंडिविजुअली देखोगे ना, तो आपको क्या, तो फिर आपको मतलब सब वो एक डिफरेंट शेप का होगा और डिफरेंट वॉल्यूम का होगा। तो ये बोल रहा है कि अगर आप कोई शुगर एंड सॉल्ट को कोई जार में रख देते तो वो जार का शेप ले लेता है, तो इसका मतलब उसका मतलब वॉल्यूम और शेप साइज फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं देखना, हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं, एक सिंगल शुगर को देखेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, और फिर तब हमें उससे उसका पता लग जाएगा, तब तब हमें पता चलता है कि वो डिफरेंट शेप का, उसका डिफरेंट वॉल्यूम है। तो ये शुगर सॉल्ट वाला बात भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? इट इज़ ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो हमने पढ़ा था कि सॉलिड कंप्रेसेबल नहीं होते हैं, लेकिन हम तो कंप्रेस कर पाते हैं, तो ऐसा क्यों? तो देखो यार, जब तुम जो स्पॉन्ज होता है ना, उसमें बहुत टैनी टैनी होल्स होता है, जब तुम उन्हें प्रेस करते हो तो वो होल से एयर निकल जाता है, ठीक है, और फिर इसीलिए वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जब तुम वापस उसे छोड़ते हो तो फिर एयर वापस आके फिल होता है। तो यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि कंप्रेस कौन हो रहा है? कंप्रेस ये स्पॉन्ज नहीं, कंप्रेस हो रहा है एयर, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। तो इन तीनों से होप कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से डील कर लोगे, ठीक है। तो यार हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करने वाला है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा? स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा कि मेनली तीन स्टेट में पाए जाते हैं सॉलिड। कोई भी मैटर तीन स्टेट में पाया जाता है, पहला सॉलिड, या तो लिक्विड में पाया जाएगा, या तो सॉलिड में, या तो गैस में। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं कि हम लोग को कन्वर्ट कैसे करना है सॉलिड को लिक्विड में, या सॉलिड को गैस में, ठीक है, या लिक्विड को सॉलिड में, या लिक्विड को गैस में। तो यही सब हम लोग कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सॉलिड, हाँ, तो एक और चीज़ यार देख लो कि देखो, अगर हम कोई भी चीज़ का मतलब वो स्टेट चेंज करते हैं तो उसके लिए दो फैक्टर लेते हैं, मतलब दो दो वे से चेंज कर सकते हैं, फैक्टर नहीं करेक्ट वर्ड है, दो वे से चेंज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर अप्लाई करके, टेम्परेचर चेंज करके, अप्लाई नहीं, टेम्परेचर चेंज करके, और एक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है। तो प्रेशर वाला चीज़ हर चीज़ में अप्लीकेबल नहीं होता है, सॉलिड में बस टेम्परेचर वाला केस। अगर तुम सॉलिड में प्रेशर लगाते हो तो उसका तुम नहीं चेंज कर पाओगे, उसका स्टेट तुम नहीं चेंज कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा बेड है, तुम उस पर अगर प्रेशर लगा रहे हो तो तुम उसको लिक्विड में नहीं बदल पाओगे, ठीक है। तो इसमें सॉलिड में बस हम लोग टेम्परेचर वाला चीज़ पढ़ते हैं, तो चलो वही, तो सॉलिड में हम लोग टेम्परेचर वाला चीज़ चलो कवर करते हैं। तो देखो यार, as we heat solids, the kinetic energy between the particles of solid increases, which decreases the force of attraction between them। तो जैसे हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका उनके जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, वो क्या उनके बीच में जो है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ पाता है, समझ पा रहे हो। जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है मतलब क्या कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, सॉलिड का मूवमेंट ऑफ सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके उनका मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है, इससे क्या होता है, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, ठीक है। जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करे, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक हो जाता है, ठीक है। उसका जो वही है कि दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दे मतलब पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग देयर पोजीशन। तो जो जिस पोजीशन पे इनिशियली थे पार्टिकल, वहाँ से वाइब्रेट करने लगते हैं, और ज़्यादा रैपिडली वाइब्रेट करने लगते हैं, और फिर अपना पोजीशन चेंज करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ है तो अब थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करके अपना पोजीशन चेंज करने लगे। स्लोली ड्यू टू हीट द पार्टिकल बिकम फ्री एंड सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। तो ड्यू तो फिर हमने देखा स्लोली ड्यू टू हीट द पार्टिकल्स बिकम फ्री एंड सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। हाँ, तो देखो यार, तो देखो जैसे ही हीट देते रहते और एक ऐसा टाइम आता है जब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड में चेंज कर जाते हैं। क्या जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैं
हम उनको हीट करते हैं तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिलता है, काइनेटिक एनर्जी मिलता है तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो क्या वो ज़्यादा रैपिडली वाइब्रेट कर पाते हैं, और रैपिडली वाइब्रेट करते करते वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये देखो मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट sorry the temperature at which solid melts and become a liquid at atmospheric pressure। ठीक है, तो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड पिघल के, ठीक है, लिक्विड में चेंज कर जाए एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब है कि नॉर्मल जो एटमोस्फेरिक का प्रेशर है हमारे पास, प्रेशर अप्लाइड बाय एटमोस्फेयर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस फॉर एग्जांपल केल्विन में दिया हुआ है 273.16 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, तो 16 को तुम नेगलेक्ट कर दो क्योंकि उतने डेसिमल के बाद नहीं, हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस देखो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इस 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर जैसे कि ये बेसिक तो याद रखो कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन है। अब तुमको पूछ लिया कि 5 डिग्री, जैसे पूछ लिया कि तुमको 8 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तो इससे 8 एडअप हुआ है तो इससे भी 8 एडअप होगा 273 से। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है तो राइट हैंड साइड में भी ऐड होता है, तो 273 प्लस 8 कितना होगा, 280 केल्विन। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है। ठीक है, चलिए देखो फिर से बैक टू टॉपिक। तो 0 डिग्री सेल्सियस तो यही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ये भी याद रखना है। और फिर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। एक मिनट यार, तो जैसे कि देखो आइस को लिक्विड में चेंज करना, इसको फ्यूज़न कहते हैं, याद रखना यार। ठीक है, ये सब एक एक मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं इसको। अब देखो आया लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट यार एक ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसे एकदम क्लियर करने वाला हूँ। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, लेटेंट हीट में तो देखो यार क्या होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो यार देखो इसमें हम आइस लिए थे, ठीक है, आइस लिया हुआ है, कुछ कुछ आइस को हम आइस लिया है और थोड़ा इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, किससे, इससे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं इसमें, तो देखो यार हीट प्रोवाइड करते हैं तो आइस का जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ता है, फिर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज़ होता है तो वो स्लोली स्लोली लिक्विड में चेंज करते हैं। तो क्या देखा गया कि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही मतलब हीट किए, हल्का सा ग्रेजुअल हीट किए, ठीक है, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब वाटर में चेंज होना शुरू हुआ। जब तक ये पूरा पूरा जितने भी आइस हमने लिया है, जब तक ये पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ये टेम्परेचर उतना ही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अजीब लग रहा है ना, चलो इसी को, यही तो है यार लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब क्या, हिडन हीट। लेटेंट मतलब हिडन, छिपा हुआ। तो देखो क्या होता है, हम लोग हीट प्रोवाइड किए, तो जो उस टाइम जो 0 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचा, उसके बाद जब आइस का पार्टिकल जब ओवरकम करने लगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और लिक्विड में चेंज करने लगा, तो उस टाइम का जो हीट प्रोवाइड हो रहा है ना, वो टेम्परेचर बढ़ने में ना यूज़ होके उस टाइम का हीट का क्या यूज़ हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड को ओवरकम करने में। ठीक है, इसीलिए जो हीट प्रोवाइड कर रहा है वो यहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इट इज़ यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है, अब देखो ये और क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, इन द मेल्टिंग प्रोसेस वंस सॉलिड रीचेस इस मेल्टिंग पॉइंट इस टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर। मतलब जैसे आइस के एग्जांपल समझा कि अगर वो 0 डिग्री से पहुंच गया तो उसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं करता है। द हीट प्रेजेंट इन द सॉलिड एट टाइम ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड बाय द पार्टिकल्स टू डिमिनिश द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर। द हीट एनर्जी इज देयरफॉर कंसीडर्ड एज हिडन। तो यार देखो, जो हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया
वो तो मैं समझा था कि वो ओवरकम करने में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड है उसे ओवरकम करके लिक्विड में चेंज करने में काम आ गया। अब इसे इस ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ मेनली किसी भी सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम तुमको आइस आइस क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है उसके एग्जांपल समझाते हैं। तो ये मान लो ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर डिफाइन शो कर रहा है और ये हीट शो कर रहा है, ठीक है। तो इस ये जो ग्राफ है इसमें हीट जो है एकदम कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है, एकदम हीट हमेशा दिया जा रहा है, ग्रेजुअल हीट सप्लाई होते जा रहा है, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आया टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो जब तक ये पूरा आइस मेल्ट नहीं कर गया और पूरा आइस मेल्ट होके लिक्विड नहीं बन गया, जब तक पूरा आइस मेल्ट होके लिक्विड नहीं बन गया तब तक क्या हुआ, जब तक ये पूरा आइस मेल्ट होके लिक्विड नहीं बन गया तब तक क्या हुआ, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, ठीक है। तो यही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इस टाइम का हीट कहाँ यूज अप हो गया, इस टाइम का हीट यूज अप हो गया फॉर ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो यार देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहीं तक है और इसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आगे वाला ग्राफ, सेम ग्राफ हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम सॉलिड को कवर कर रहे हैं तो इसी पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यार ये होप तुमको समझ में आ गया होगा अच्छे से, लेटेंट ऑफ फ्यूजन कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। तो देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन कैसे किया गया है। द हीट एनर्जी विच इज़ यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में उसको ब्रेक करने के लिए जो हीट एनर्जी सप्लाई की है हम लोग, उसी को लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। और क्योंकि हीट एनर्जी हिडन है, मतलब क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, हिडन है, ठीक है। तो हिडन इन द सेंस क्या कि वो जो वाटर हुआ उसमें हिडन है, उसको बताते हैं। तो देखो इसी को लेटेंट हीट कहते हैं। अब देखो वाटर वाला चीज़ बताते हैं। देखो अब तुमसे कोई पूछ ले कि जो आइस है, ठीक है, आइस ब्लॉक है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों 0 डिग्री पे है, ठीक है। इसमें से पूछ लिया कि किसके पास हीट ज़्यादा है, तो क्या आप जवाब दोगे, मतलब क्यों, किसके पास हीट ज़्यादा है, तो आप क्या जवाब दोगे, वाटर। क्यों, क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आ गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहाँ, हिडनली स्टोर हो गया वाटर में, ठीक है, वाटर में स्टोर हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसी कारण आपसे एक ये बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कि अगर आपको आइस दे दे 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर दे दे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों में से बेटर कूलिंग इफेक्ट कौन क्रिएट करेगा, तो बेटर कूलिंग इफेक्ट आइस क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि वाटर के पास एक लेटेंट हीट आ गया। हीट मतलब क्या, गर्मी, ठीक है। हीट निगेटिव भी होता है हीट को, लेकिन यहाँ पे वो हीट इन द सेंस पॉजिटिव, गर्मी वाला हीट, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि आइस बेटर कूलिंग इफेक्ट क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट होता है। और ये लेटेंट हीट किस में होता है, लेटेंट हीट आप बोल सकते हो कि इसके पास नहीं, लेटेंट हीट नहीं होता है, सॉरी लेटेंट हीट नहीं होता है, इसी वजह से ये बेटर कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। सो यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो पहले पार्ट को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और यार सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। बाय।